हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो आपके 20 फरवरी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर इस सभी क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और इसे याद करने का कोशिश करते हैं और इसे याद रखते हैं तो 20 फरवरी के दिन आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम हूबहू लड़ेगा ये सभी क्वेश्चन। तो इसे आप लोग याद रखिए, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसे पढ़िए काफी अच्छी तरीके से और इसे याद रखने का भी कोशिश करिए। तो चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं। जल्दी से आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बच्चे जुड़ सके। चलिए, तो यहां पे हमारे सभी बच्चे आ चुके हैं। क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यस लिखिए, उसके बाद शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको क्लास का लिंक, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो उसका लिंक आपके पास जाए और आप लोग टेस्ट और क्लास का लिंक भी आपके पास पहुंचे और क्लास आप लोग कर सके। तो जल्दी से आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए एक बार। और यहां पे क्वेश्चन आ चुका है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और आपको यहां पे जवाब देना। बिट्टू, मन्नत, संत, चलिए नीम बहुत ही बढ़िया, चलिए नीम भी जुड़ चुकी हैं, अरुण, पूजा, सचिन, आर्यन, चलिए शुएब अख्तर बहुत ही बढ़िया, नीतीश, निषाद बहुत, बिट्टू भाई, लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया। तो चलिए हमारे सभी प्यारे बच्चे, तबरेज बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना और इसको ध्यान में रखना। और देखिए 8:30 बजे भी अभी क्लास होगा, 8:30 बजे सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। तो सभी बच्चे आज रात 8:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा, सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो कितने से कितने दिनों का होता है। सबसे पहले तो ये पूछेगा वित्तीय वर्ष कितने दिन का होता है, तो ये पूरे 1 साल का होता है। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है ना वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। और वित्तीय वर्ष कब खत्म होता है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 2 नंबर की, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र यानी बहुत ही ज्यादा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं। आपको पता है ना पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी पर 71% जल है और 29% क्या है, भूमि है, यानी जल बहुत ज्यादा है। तो जल को अगर आप लोग दूर से देखिएगा ना वो नीला नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा जल है, तो इसीलिए दूसरे ग्रह से देखने पे ये नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा बृहद क्षेत्र में यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर की, सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो सूचना, यहां से 2 क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो आपसे यह पूछेगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ। तो सूचना के अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, राजस्थान, नाम आपको याद रखना है, राजस्थान से शुरू हुआ था। और सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब बन गया, तो सूचना के अधिकार अधिनियम जो कानून है ये 2005 में बन गया। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पे, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। आपको पता है ना 2006 से पहले, आपको पता होगा कि नहीं होगा, आपका तो जन्म ही आप लोगों का 2006 में ही हुआ होगा, 2006 के बाद। तो देखिए यहां पे 2006 के पहले ना नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। वहां पे एक राजा होते थे और वहां क्या वही राजपाट चलाते थे। लेकिन वहां पे एक सप्तदलीय गठबंधन हुआ जिसमें राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और वहां पे लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। तो अभी पूछ रहा है वर्तमान में, यानी अभी नेपाल में
कैसी शासन प्रणाली है? तो नेपाल में भी राजतंत्र खत्म हो गया है, अभी लोकतंत्र है, यानी नेता लोग उठते हैं, लोग वोट देते हैं और उन्हीं को जिताते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वर्तमान में नेपाल में अभी शासन प्रणाली कौन सी है, तो नेपाल में अभी लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पे 5 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? अब राजनीतिक जो दल होते हैं ना, उनको मान्यता दिया जाता है कि हाँ आप राजनीतिक दल हैं, उनका चुनाव चिन्ह होता है। जैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। यहां पे जो होता है, यहां पे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा छाप है। तो ये सब चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो आपको याद रखना है चुनाव आयोग। और ये चुनाव आयोग क्या करता है, ये चुनाव करवाता है, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो राजनीतिक दलों की उसकी मान्यता और उसका चिन्ह कौन देता है, तो आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग, जिसे हम लोग चुनाव आयोग भी बोलते हैं। सी वाला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बहुत ही ज्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 फरवरी के लिए, तो इसे आपको 100% याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अब यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, जहां मन करे वहां जाए, जहां मन करे वहां घूमे अपने देश में, भारत में, ठीक है ना, सबको स्वतंत्रता दिया गया है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में आता है कि टीपू सुल्तान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे ना, ये कहां के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, तो ये आपको नाम याद रखना है मैसूर, ठीक है ना, कर्नाटका में है मैसूर, ये आपको याद रखना होगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी बोर्ड परीक्षा में आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अब यहां से ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि किसके विरोध में लोग जालियांवाला बाग में बैठे हुए थे? तो किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग बैठे हुए थे? तो एक कानून था जिसे उस समय काला कानून कहा जाता था, रॉलेट एक्ट कानून। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग बैठ के आंदोलन कर रहे थे। तभी जनरल ओ डायर आता है और बहुत सारा गोली चलवा देता है, जिससे हजारों भारतीय मारे जाते हैं। फिर जब मतलब सभी जगहों पे इस जो किया गया, लोगों को गोली मारा गया, उसकी निंदा होने लगती है सभी देशों में, तो जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। तो फिर यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो उस समिति का नाम आपको याद रखना है हंटर। उस समिति का नाम आपको याद रखना है हंटर समिति का गठन हुआ, यह आपको याद रखना है। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग में लोग किस कानून के विरोध में बैठे थे? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में बैठे थे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो आपको याद रखना है हंटर समिति का। फिर क्वेश्चन आएगा कि जालियांवाला बाग में किसने अपने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया? तो जल्दी से आप लोग बताइए किसने कैसर ए हिंद, जल्दी से आप लोग बताइए किसने कैसरे हिंद की उपाधि जो है उसने त्याग दिया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नाम आपको याद रखना है ना। गांधी जी जो हैं आपको याद रखना है, जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना कैसरे हिंद, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था उन्हें उपाधि, तो अपना कैसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। फिर क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि किसने नाइट की उपाधि त्याग दी है? ये दोनों क्वेश्चन आता है बाबू बोर्ड एग्जाम में। तो किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि त्यागा था? जी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। टैगोर ने, बहुत ही बढ़िया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने नाइट का उपाधि त्यागा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो गांधी जी त्यागे थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? 3 को पूछा जाता है, बिहार का शोक,
पश्चिम बंगाल का शोक, असम का शोक। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन है कि किसे बिहार का शोक कहते हैं, तो आपको याद रखना है कोसी। जो कोसी नदी है ना, जब ये मतलब आता है ना बाढ़ कोसी में, तो पूरा मतलब उत्तरी बिहार को पूरा तबाह कर देती है, एकदम पानी पानी सब जगह हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही उत्तरी बिहार में ज्यादातर बाढ़ आते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग यहां पे लिखिए, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, बंगाल का शोक किसे कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में पूछता है बंगाल का शोक किसे कहते हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बंगाल का शोक किसे कहते हैं। आया दामोदर, दामोदर, बहुत ही बढ़िया। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर आपसे पूछेगा असम का शोक किसे कहते हैं। ये तीनों आप लोग याद रखिए। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, असम का शोक किस नदी को कहते हैं। फटाफट आपको कमेंट करके बताना है, असम का शोक किसे बोलते हैं। जल्दी से, नर्मदा नहीं, ब्रह्मपुत्र। बिट्टू, बहुत ही बढ़िया। क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक। ये तीनों आप लोग याद रखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आप लोग याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को, तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। और असम का शोक किसे बोलते हैं, तो असम का जो शोक है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। अब यहां पे आपको बताना है, ये संस्कृत में भी है। यहां पे सिखों के जो 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो बिहार के आपको याद रखना है पटना नगर में हुआ है। ठीक है, और इनके जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए 11 नंबर की, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो आपको याद रखना है इनका नाम सूर्यवर्मन द्वितीय। जो सूर्यवर्मन द्वितीय है ना, यही क्या किए थे, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाए थे। यहां से एक दो क्वेश्चन और आता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां है। तो अंकोर वाट का मंदिर, जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है, तो कंबोडिया में है। इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता का पूजा होता है। तो अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु। नाम याद है ना, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करिए, अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता का पूजा होता है। बहुत ही बढ़िया नीतीश, कृति, बहुत ही बढ़िया। किनका होता है, भगवान विष्णु का पूजा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है ना, ये किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो ये सबसे पहले कहां पे लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ। और इसके लिए आंदोलन भी कहां पे हुआ, इसके लिए आंदोलन भी हुआ था राजस्थान में, पंचायती राज्य के लिए। और पंचायती राज्य लागू भी कहां पे हुआ, राजस्थान में हुआ। जैसे हम लोग गांव में मुखिया सरपंच होते हैं ना, पंचायती राज्य, वैसे सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के किस शहर में लागू हुआ था, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो नाम आपको याद रखना है नागौर। कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है नागौर जिला में लागू हुआ। एक क्वेश्चन और ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछता है कि पंचायती राज्य जो है ये संविधान में नहीं था, इसे बाद में संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज्य को जोड़ा गया। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य को जोड़ा गया। बहुत ही बढ़िया, 73वां, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो पंचायती राज्य को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। यानी आपको पता है ना, योजना आयोग सबसे पुराना था, इसका स्थापना किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके अध्यक्ष भी, पहले अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है 15 मार्च
50, ये डेट आपको याद रखना है। योजना आयोग का गठन हुआ था और इसको भंग करके कौन सा योजना बना, तो इसको भंग करके यानी इसको हटा के नीति आयोग बनाया गया। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, यह भी बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि नीति आयोग कब बना। तो नीति आयोग बना था, आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग के या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से बीमारू राज्य है। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, इसमें से आपको बताना है कौन बीमारू राज्य। तो आपको नाम याद रखना है, 3 गो बीमारू राज्य। बीमारू राज्य कौन सा है, बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य हैं और इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। अगर हम आपसे पूछे कि पिछड़ा राज्य कौन सा है, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बताइए कि इसमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है। जल्दी से ऑल, बहुत ही बढ़िया। इसमें से आप बताइए पिछड़ा राज्य बिहार, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं, पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछता है कि पिछड़ा राज्य कौन सा है, बिहार। और बिहार की साक्षरता दर है ना, यानी बिहार के लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बीजेपी। बीजेपी की स्थापना कब हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो आपको याद रखना है 1980। बी वाला जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल से जाएगा। इससे दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये बोर्ड परीक्षा में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। क्या है बाबू, कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। आप लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से। जो भी बच्चा पहले बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए। अटल बिहारी, अरुण कुमार, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी और यहां पे शिवानंदन कुमार जिन्नत, बहुत ही बढ़िया, जिन्नत खातून, बहुत ही बढ़िया। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब पहले अध्यक्ष कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, तो भारत की अगर सबसे पुरानी पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी है, इसे आपको याद रखना है। कौन सा पार्टी है, तो आपको याद रखना है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी है, इसे आपको याद रखना है। कांग्रेस पार्टी जो है ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना कब हुआ, सभी बच्चों को पता होगा, 1885 में इसका हुआ था। और किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। एक पूछता है मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, या इसको दे देगा इसे 1 मई, ऐसे लिख देता है 1 मई, ठीक है ना। तो मजदूर दिवस 1 मई, या उसे आप लोग 1 मई भी बोल सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, ये आपको डेट याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, यानी जो यूरेनियम होता है जिससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होता है, तो इसी यूरेनियम से प्राप्त होता है। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, जादूगोड़ा। कौन है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से सबसे ज्यादा यूरेनियम निकलता है और यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ। अगर क्वेश्चन आएगा दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, तो आपको याद रखना है यूरेनियम, हीरा से भी महंगा है और यह जादूगोड़ा में है। और जादूगोड़ा से यह सबसे ज्यादा निकलता है और जादूगोड़ा कहां पे है, झारखंड में है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सुनामी कहां आती है,
यानी जो सुनामी है ना, सुनामी क्या होता है, तो ये समुद्री लहर होता है। समुद्र के तली में जब भूकंप आता है ना, जब समुद्र में भूकंप आता है उसके तली में, तो जो पानी है ना समुद्र का छलकने लगता है, ठीक है ना, यानी जो उसकी पानी है ना लहर बन के बहुत ही तेजी से आता है बाहर की तरफ में, और उतने तेजी से फिर अंदर में जाता है, पानी बहुत हिलने लगता है। तो सुनामी कहां पे आती है, तो सुनामी समुद्र में आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि जो सुनामी है ना वो किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है। रुक रहा है क्या वीडियो। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। जो सुनाम अब सही है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। सही है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुआ है और ये ठीक भी हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक है। आवाज जा रहा है ना, बस आप लोग आवाज सुनिए, थोड़ा सा ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, बहुत दिन के बाद हुआ है। चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी डाउन हुआ है, आप लोग जाइएगा नहीं। देखिए सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ना ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सुनामी कहां पे आता है, तो जो सुनामी है ना ये समुंदर में आता है। सुनामी कहां पे आता है, समुंदर में। सुनामी क्यों आता है, तो जब समुंदर के तली में भूकंप आता है, जब समुंदर के तली में भूकंप आएगा ना तब सुनामी आएगा, इसे आपको याद रखना है। और फंस रहा है। हेलो, हो गया ठीक, हेलो। सुना ही दे रहा है हमको, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे भाई, ठीक हो गया। बफरिंग कर दे रहा है भाई, नेटवर्क लग रहा है जी। एक सेकंड आप रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग। 1 मिनट ऐसे ही रुकिए, एक एक मिनट, बस 1 मिनट। देखिए 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, बस 1 मिनट, आप लोग कहीं जाइएगा मत, बस 1 मिनट रुकिए, गोल गोल बफरिंग करेगा फिर सही हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हेलो, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। चलिए, चलिए अब हम लोग पढ़ाई करते, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। चलिए अब नहीं चलेगा, रुक रुक के, अब एकदम स्मूथ चलेगा। एक बार आप लोग बता दीजिए क्या एकदम क्लियर है, सही हो गया। जल्दी से एक बार आप लोग लिख दीजिए, सही हो गया तो एक बार लिख दीजिए यस, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो सुनामी अगर पूछेगा कि सुनामी क्यों आता है समुंदर में, तो सुनामी क्यों आता है बाबू, तो समुंदर के तली में जब भूकंप आता है ना तब सुनामी होता है। तो ये आपको याद रखना है, सुनामी कब आता है, तो जब समुंदर के तली में भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र की सफलता है ना वो किस पर निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता जो लोग हैं लोकतंत्र में उनकी विवेकपूर्ण सहभागिता पे निर्भर करती है। जो लोग अच्छे हैं, अगर अच्छे लोगों को वोट दिया जाएगा तो लोकतंत्र भी अच्छा बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, यानी जो नागरिक हैं इस देश के, अगर वो अपने दिमाग से यूज करने लगेंगे, अगर अपना दिमाग यूज करके जो अच्छे आदमी हैं, जो अच्छे इंसान है, अगर उनको वोट दिया जाएगा तो ये क्या होगा, हमारी जो
लोकतंत्र की सफलता है वो लोकतंत्र है वो सफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पे 20 नंबर की, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जब तक आप बिहार का विकास नहीं करिएगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये कौन बोले थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, वो बोले थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो बोलीविया में क्या हुआ था ना, पानी की दाम में वृद्धि हो गया, पानी का दाम बढ़ गया। इससे क्या हुआ? बोलीविया में जन संघर्ष हुआ, सरकार के बीच और जनता के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है ना, जैसे आप लोग जाइएगा ना साउथ अफ्रीका टाइप में देश में, तो वहां पे क्या होता है ना, पानी का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। पानी आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे, कुछ लोग गंदा पानी भी पीते हैं, कुछ लोग बहुत ही दूर दूर से पानी लाते हैं। जैसे राजस्थान हो गया भारत का, राजस्थान में भी बहुत दूर दूर से पानी लोग लेके आते हैं, वहां भी पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो पानी की कीमत में वृद्धि। वहां पे पानी का दाम बढ़ गया, जिससे सरकार और जनता में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। कौन है? मयूर है। मयूर को क्या बोलते हैं? मोर बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, जिसे बोला जाता है मोर। तो कहीं पे मोर देता है और कहीं पे मयूर देगा। ठीक है ना, दोनों मोर का ही नाम क्या है? मयूर है। मयूर संस्कृत में बोला जाता है और मोर हिंदी में बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसका आप लोग जवाब दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जल्दी से कॉमेंट करके बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मोर। बहुत ही बढ़िया, सोहन मोर भी बना के भेज दिए, बहुत ही बढ़िया। तोता नहीं भाई, बाघ। बहुत ही बढ़िया। चलिए, बाघ, बाघ इसे आपको याद रखना है। बाघ इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अगर हम पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, जानना जरूरी है, लेकिन जान जाइए, ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बताइए कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है। जल्दी से, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? जलेबी। गोलू वर्मा, बहुत ही बढ़िया, यानी सभी बच्चों को पता है जी, जलेबी। इसे आपको याद रखना है, जलेबी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? जलेबी। कहीं भी मेला में जाइएगा, कोई मिठाई मिले ना मिले, लेकिन जलेबी आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? संजय गांधी जैविक उद्यान, आप लोग जाइएगा ना पटना, तो पटना का जो चिड़ियाघर है ना, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, तो ये कहां पे है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के चिड़ियाघर का नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने बोला कि वेद पे विश्वास करो? मतलब जो पाखंड दूसरे लोग बना के रखे हैं, तो मतलब पहले क्या होता था ना, स्त्रियों पे ज्यादा अत्याचार होता था, स्त्रियों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, छुआछूत ज्यादा था। तो उस समय आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे स्वामी दयानंद के बारे में, और हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो जो स्वामी दयानंद है ना, वो बोलते हैं कि जैसे वेद में लिखा गया है वैसे करो, जो लोग बना दिए हैं झूठ मूठ का उस पर विश्वास ना करो। तो ये बार बार लगाते थे, नारा लगाते थे, वेदों की ओर लौटो, यानी वेद को पढ़ो, वेद के छोड़ के मत जाओ। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है ना, संस्कृत में भी पढ़ना है इनके बारे में, तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, और सोशल साइंस में भी आता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ, इससे 3 को क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ? ऊपर में र है ना बाबू, तो ये किस में जाएगा? तो जिसमें ऊपर में र होगा, जर्मनी। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ, तो जो गुटेनबर्ग है ना, उनका जन्म जर्मनी में हुआ। और ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक छपखाना, यानी जो पहले होता था ना छपखाना का, सबसे पहले मतलब कहां पे बना था? मुद्रण, यानी सबसे पहले छपखाना कहां पे बना था? चीन में। लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा समय लग जाता था प्रिंट करने में। तो ये जो गुटेनबर्ग है ना, इन्होंने आधुनिक छपखाना बनाया, यानी फट से क्या होता था? प्रिंट हो जाता था। तो आधुनिक छपखाना किसने बनाया? तो आधुनिक छपखाना आपको याद रखना है, गुटेनबर्ग ने बनाया, परीक्षा में आता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस किताब को छापा? तो जल्दी से आप लोग
बताइए कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस किताब को छापा। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए कि जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने सबसे पहले किस किताब को छापे थे। जल्दी से आप लोग बताइए। बाइबिल, बहुत ही बढ़िया। किस किताब को छापे थे बाबू? तो बाइबिल, आपको नाम याद रखना है, बाइबिल को छापे थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। सांप्रदायिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब होता है जो राजनीति धर्म पे आधारित होता है। नहीं, उसमें नेता जो लोग होते हैं ना, धार्मिक नारे लगाते हैं और धर्म के बीच में लड़वाने का काम करते हैं। तो जब धर्म के बीच में लड़ाई होता है, जो नेता लोग करवाते हैं, उसे बोला जाता है सांप्रदायिक राजनीति। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है, तो आपको याद रखना है धर्म पे। इसमें धर्म के नाम पे लोग को क्या किया जाता है? उकसाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है, तो यह धर्म के आधार पे होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उद्योग है जिसमें जो कृषि पर आधारित है ही नहीं, उसमें कृषि का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें से बताइए वो कौन सा उद्योग है जिसका कृषि से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो कौन सा उद्योग है? तो आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग किससे बनता है, यह भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है चूना पत्थर से। चूना पत्थर से क्या बनता है बाबू? सीमेंट बनता है। और सीमेंट जो है वो चूना पत्थर से बनता है। आपको याद रखना है इसमें कृषि का उपयोग नहीं होगा। लेकिन जूट जो होता है ये जूट से बनता है। जूट कौन उगाता है? किसान उगाते हैं। चीनी जो होता है ईंख से बनता है। गन्ना, गन्ना कौन उगाते हैं? किसान उगाते हैं। सूती वस्त्र कपास से बनता है। कपास की खेती कौन करता है? किसान करते हैं। तो इस सभी में किसान का जरूरत पड़ेगा, कृषि पर आधारित है। लेकिन सीमेंट जो है ये पत्थर से बनता है, तो इसमें कृषि का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति किसने लिखा है? तो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। ये एक रूसी लेखक थे। लियो टोल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे जिन्होंने क्या लिखा है? वार एंड पीस पुस्तक। जब भी क्वेश्चन आएगा वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है? लियो टोल्स्टॉय। अगला हम अगर पूछे कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है, तो कार्ल मार्क्स दो गो लिखे थे, बहुत ही बेहतरीन किताब। एक तो है दास कैपिटल जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी कार्ल मार्क्स लिखे थे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चावल है। यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। चावल कौन सी फसल है? गेहूं कौन सी फसल है? ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चावल कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गेहूं कौन सी फसल है? तो गेहूं जो है वो रबी फसल है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन अगर आएगा कि भारत का मुख्य खाद्य फसल, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन सा खाना मतलब किसको पसंद करते हैं? भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो आपको याद रखना है चावल। जो चावल है ना सबसे ज्यादा लोग खाते हैं भारत में। इसे आपको याद रखना है। तो भारत का अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है। इसे आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा भाई चावल होता कहां पे है सबसे अधिक, तो चावल कहां पे सबसे अधिक होता है? तो जो चावल है वो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। कहां पे होता है बाबू? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में होता है। इसे आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल, WB, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में होता है। यानी पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है। गेहूं सबसे अधिक कहां पे होता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहां पे आपको बताना है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में तीन चीजों को सम्मिलित किया गया है: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तीन गो का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो देखिए उदारीकरण दिया गया है, निजीकरण नहीं दिया गया है, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नियंत्रण अर्थव्यवस्था को नहीं शामिल किया गया है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा है ना ये कभी खत्म होगा ही नहीं। सौर ऊर्जा या सोलर प्लेट या सूर्य का प्रकाश हुआ वो कभी खत्म होगा जी? कभी नहीं खत्म होगा। तो सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी खत्म हो जाएगा लेकिन वो अभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है? नवीकरणीय है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसका डेट आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा इसका मुख्यालय कहां पे है।
इसका मुख्यालय कहां पे है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो आप लोगों का क्या जवाब आएगा, जल्दी से एक बार आप क्वेश्चन। पूजा कुमारी जेनेवा, बहुत ही बढ़िया, कहां पे है, जेनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। जेनेवा कहां पे है बाबू, जिनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कब स्थापना हुआ था, 1995 में, और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया। भारत की यह सबसे पुरानी कंपनी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1907 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले ही इसका स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था, जमशेदजी टाटा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1907 में। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो कौन बोला था, आपको याद रखना, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जिम्मरमैन, आपको याद रखना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कौन बोले थे, जिम्मरमैन बोले थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत यानी उसका संस्था होना चाहिए, यानी ब्रांच उसका होना चाहिए। और वित्त का मतलब होता है जो लोगों को कर्ज देते हैं। तो यहां पे सेठ साहूकार, ये तो तिजोरी में से पैसा निकाल के दे देते हैं, इनका कोई भी ब्रांच व्रांच नहीं होता है। जो रिश्तेदार होते हैं, अगर आप कर्ज मांगने जाइएगा वो भी आपको दे देंगे पैसा निकाल के। लेकिन जो व्यवसायिक बैंक होते हैं ना, आजकल बैंक में जाइएगा तो लोन मिलता है, इन लोगों का क्या है, संस्था है, इसे आपको याद रखना है। जो व्यापारिक बैंक है ना, वो लोन देने के लिए फट से तैयार हो जाती है, लेकिन आपके पास उतना प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब उतना लोन देगा आपके, यानी जितना आपके पास धन दौलत है ना, उसी हिसाब से देख के लोन भी दिया जाता है। तो व्यवसायिक बैंक जो है ना, इसका संस्था होता है, और ये संस्थागत वित्त का साधन है, और ये गैर संस्थागत है, इसका कोई भी संस्था नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि गैर संस्थागत यानी किसका संस्था नहीं होता है, तो आपको याद है सेठ साहूकार रिश्तेदार का कोई भी संस्था नहीं होता है। लेकिन जो व्यवसायिक बैंक होते हैं ना, इनका एक संस्था होता है, इनका ब्रांच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952 में। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो 1930 दांडी। दांडी में क्या हुआ, नमक कानून तोड़ा गया। अगर क्वेश्चन आएगा नमक कानून कहां से तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा, तो दांडी से। और कब तोड़ा गया, 1930 में, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो किसको बाबू प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो आपको याद रखना है कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र बाबू हम लोग किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कृषि क्षेत्र को। अगर हम आपसे बोले कि गैस और बिजली किस में आएगा, जल्दी से आप लोग बताइए, गैस और बिजली किस क्षेत्र में आएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। गैस और बिजली जो है वो किस क्षेत्र में आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। गैस और बिजली किस में आएगा, गैस और बिजली औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय, बहुत ही बढ़िया। अगर हम आपसे बोल दे व्यापार, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, व्यापार, व्यापार किस क्षेत्र में आएगा, व्यापार जो है वो किस क्षेत्र में आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि व्यापार जो है वो किस क्षेत्र में आएगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। व्यापार सेवा क्षेत्र, सोनी कुमारी, बहुत ही बढ़िया। देखिए याद है ना बच्चों को, देखिए यहाँ पे तो व्यापार जो है ना, आपको याद रखना है, गैस बिजली हो गया, गैस और बिजली हो गया, उद्योग धंधा हो गया, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र। और जो सेवा क्षेत्र है ना, इसमें आता है बैंकिंग आ गया, बीमा आ गया, LIC आ गया, आपका परिवहन आ गया, व्यापार आ गया, संचार आ गया। ये सब किस में आता है, तो ये सब आता है सेवा क्षेत्र में, इसे आपको याद रखना है, सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो कौन प्राथमिक ऊर्जा है जिसको एक ही बार यूज करने पे उसे एनर्जी मिलने लगता है। तो कोयला को जलाइएगा एनर्जी मिलने लगेगा, पेट्रोलियम को जलाइएगा एनर्जी मिलने लगेगा, प्राथमिक गैस मतलब प्राकृतिक गैस को मतलब यूज करिएगा एनर्जी मिलने लगेगा। लेकिन विद्युत बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा,
तो सबसे पहले कोयला लाना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, उससे भाप बनाना पड़ेगा, पानी को गर्म करके फिर मोटर के टरबाइन पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो विद्युत हो गया ना, ये द्वितीय ऊर्जा हो गया, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, क्योंकि ये जीवों के शरीर से बने हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यानी संचार यानी समाचार पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो आपको याद रखना है, अब मोबाइल हो गया। पहले जो था ना, ये किताब 2008 में छपा हुआ है, आपको याद रखना, ये जो किताब है ना 2008 में छपा हुआ है, और 2008 में ना उस समय टेलीफोन खूब हुआ करता था। हम लोग भी टेलीफोन से बात किए हैं, मगर कम बात किए हैं, टेलीफोन से बात होता था। तो ये 2008 का किताब है ना, तो आपको टेलीफोन दिखाई देगा, क्योंकि उस समय टेलीफोन एकदम चरम सीमा पे था। अब जो नया प्रिंट होके किताब आएगा ना, उसमें आएगा मोबाइल फोन। आज अगर आपको समाचार देना है तो फट से मोबाइल निकालिएगा और समाचार आप लोग पहुंचा दीजिएगा। अब आईफोन हो गया है, मोबाइल ही ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना है, विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आपको याद रखना है 100 दिनों के लिए। और नरेगा किसको रोजगार देता है? गांव के लोगों को कि शहर के लोगों को? तो आपको याद रखना है, गांव के लोगों को ये रोजगार देता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि नरेगा में किस आदमी का नाम जुड़ा हुआ है? नरेगा में किस आदमी का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा में क्या जोड़ दिया गया है? मौ जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, ये नरेगा पहले था ना, नरेगा में इसके आगे मौ जोड़ दिया गया है, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। मौ का मतलब महात्मा गांधी, इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ के मनरेगा कर दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि भारत की वो कौन सी योजना है जिससे, विश्व की वो कौन सी योजना है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है? तो विश्व का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना कौन सी? ऐसे क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली योजना कौन सी है? तो नरेगा है। नरेगा में आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, इसे आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है रेगुर मिट्टी होता है, इसे आपको याद रखना है। और काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी जो रेगुर मिट्टी है, यानी जो काली मिट्टी है, किस फसल के लिए उपयोगी है? तो आपको याद रखना है, काली मिट्टी जो होता है ये कपास के लिए उपयोगी होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। और फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है? तो आपको याद रखना है जलोढ़, जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी पे कौन सी फसल होती है? कपास होती है। उसी प्रकार जलोढ़ मिट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? तो आपको याद रखना है चावल, गेहूं, ये सब होता है ना, ये जलोढ़ मिट्टी पे सबसे ज्यादा होता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो भारत में आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर बोर्ड परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो बिहार में भी सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आप लोग देखते हैं ना, हम लोग चावरा ओरा में क्या होता है, केवल क्या बोते हैं हम लोग? गेहूं चावल, गेहूं चावल, गेहूं चावल बोते हैं ना। और गेहूं चावल किस मिट्टी पे होता है? तो यही जलोढ़ मिट्टी पे होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी होती है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहां पे होता है? गुजरात और मुंबई में। जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यही जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पे क्या होता है? चावल गेहूं होता है। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है? अब इसमें से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो आपको याद रखना है NH7, यानी नेशनल हाईवे जो 7 है ना, ये सबसे लंबा है, सबसे बड़ा लंबा ये हाईवे है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पीतल बनाया जाता है, आपको पता है ना पीतल क्या है? तो ये मिश्र धातु है। ये साइंस में भी क्वेश्चन आता है, पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो इसके लिए ट्रिक होता है पिताजी, पिताजी।
तो पी से क्या होता है अपना पीतल होता है, आपको याद रखना है। ता से क्या होता है तांबा होता है, अजी से तांबा होता है, अजी से क्या होता है जिंक होता है, इसे आपको याद रखना है। तो जो पीतल होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। जिंक को हिंदी में जस्ता भी बोला जाता है, तो आपको नाम याद रखना होगा, तांबा और जस्ता, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी भारत कब लौटे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में, इसे आपको याद रखना है। 1915 में गांधी जी भारत आए और 1916 में आपको याद रखना है साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्राकृतिक के द्वारा घटित होने वाली नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन होता है, बाढ़, सुखाड़, यहां पे बारिश, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्या है, सुनामी, ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें मनुष्यों का हाथ नहीं होता है। और जिसमें मनुष्यों का हाथ होता है वो क्या होता है, मानवकृत आपदा, जैसे बम विस्फोट हो गया, दंगा हो गया, भूखमरी हो गया, इसमें मनुष्यों का हाथ होता है, तो ये क्या हो गया, मानवकृत आपदा। तो आतंकवाद, इसमें मनुष्यों का हाथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा मानवकृत आपदा, ये प्राकृतिक नहीं है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। बाढ़ में मानव का हाथ नहीं होता है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। अब आपको बताना है यंग यूरोप और यंग इटली, दो क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक कौन है, मेजनी। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था, अगर जल्दी से अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, संगठन, मेजनी का जो संगठन था, मेजनी जो था वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, पता है तो। मेजनी जो है वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था, बिट्टू कार्बोनारी, पूजा कुमारी कार्बोनारी, आयुष यदुवंशी, मोहम्मद, बहुत ही बढ़िया, कार्बोनारी, बहुत ही बढ़िया। जो मेजनी था ना ये कार्बोनारी संगठन से जुड़ा हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक स्रोत का अंश है, यानी जो दाल है ना, दाल खाने से हमें क्या मिलता है, तो दाल खाने से बाबू हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। गांवों में झगड़ा होता है ना, ग्राम कचहरी लगता है, 20 आदमी आते हैं और वहां पे फैसला दिया जाता है। दो घर से लड़ाई होगा तो कचहरी बुलवाया जाएगा, यानी पंचायत बुलाया जाएगा, और उसमें सरपंच जी सबसे मेन होते हैं, मुखिया मेन नहीं होते हैं। मुखिया का काम होता है विकास करना, लेकिन गांव में पंचायत का झगड़ा कौन सुलझाता है, सरपंच सुलझाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है ना, सरपंच होता है, और जो सरपंच बोलेगा सबको, दोनों पक्षों को मानना होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो भारत में अब 14 राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हुए हैं, ठीक है ना। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हुए हैं, राष्ट्रीयकृत का मतलब होता है सरकारी, कितने सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत का मतलब होता है सरकारी, कितने हैं, 14 गो। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 61 है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, 61 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, यानी जो अपना पटना है उसमें आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे पटना तो गोलघर घूमने जाते होंगे। जो गोलघर है ना वो अंग्रेजों का गोदाम है, क्या है, गोलघर जो है ना अंग्रेजों का गोदाम था, उसमें क्या करता था, अनाज स्टोर करके रखता था। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, अनाज रखने के लिए उसे बनाया गया था। और ये भी क्वेश्चन आता है गोलघर कब बना था, तो इसका ट्रिक होता है 1 7 8 6, ठीक है ना, 1 786 से अगर आप लोग याद रखिएगा तो फट से आपको याद भी हो जाएगा। तो अनाज, पटना का जो गोलघर है ना ये 1786 में बनाया गया था, और ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि गोलघर किसने बनवाया था, तो अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मानव पूंजी के मुख्य घटक है, अगर मानव है तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए, उसके पास कौशल यानी काम करने का उसको तरीका पता होना चाहिए, और दूसरा काम में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो मानव क्या है, मानव है, तब वो मतलब इस दुनिया में वो सरवाइव कर पाएगा,
पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तीनों होना चाहिए, ज्ञान, कौशल और अनुभव। अगला क्वेश्चन है 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना कि 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो आपको याद रखना है जनता पार्टी। खाली इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1980 में। ठीक है ना, यही क्या हुआ बाबू, ये विघटित होकर टूटकर क्या बन गया? भारतीय जनता पार्टी बन गया। ये जो जनता पार्टी है ना, यही विघटित होकर टूटकर भारतीय जनता पार्टी बना है। तो जनता पार्टी ये दूसरा पार्टी था। ठीक है, तो खाली जनता पार्टी को आपको याद रखना है। जनता पार्टी को चुनाव मतलब उसको जीत मिला था कब? 1977 में। क्यों मिला था, रीजन आपको पता है ना? क्योंकि कांग्रेस का सरकार था 1975 में, और इंदिरा गांधी क्या थी बाबू? उस समय प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी आपको याद रखना है देश में आपातकालीन लागू कर दी थी। आपातकाल, ये भी क्वेश्चन आता है, देश में आपातकाल कब लगा? आपातकाल में क्या होता है ना, लोगों को देश घर के अंदर रहना होता है, उसका सारा अधिकार छीन जाता है। आपातकाल कब लगा था? 1975 में। इसीलिए लोगों ने गुस्सा के 1977 में जब चुनाव हुआ तो सीधे उनको हरा दिया। पहली बार जनता पार्टी को वोट मिला दबा के, और पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार कब बना? 1977 में जनता पार्टी। और यही जनता पार्टी क्या होता है? 1980 में टूटकर भारतीय जनता पार्टी बन जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग कब बना? तो 15 मार्च 1950। बता दिए ना इसके बारे में, इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका स्थापना कब हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम, नाम आपको याद रखना है, ए ओ ह्यूम। अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों का क्या जवाब आएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 47 का गलत है। एक सेकंड हम देख लेंगे, आप जल्दी से इसका बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी, बहुत ही बढ़िया, WC बनर्जी देता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कहीं पे व्योमेश चंद्र बनर्जी देता है तो, और इन्हीं का अगर शॉर्ट में नाम देगा ना, तो शॉर्ट में WB, यानी बी से क्या, W का मतलब हुआ व्योमेश, WC बनर्जी देता है, WC बनर्जी, WBC नहीं यार, WC बनर्जी, क्या 47 गलती है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश WC बनर्जी देता है। कितना नंबर बोल रहे थे? 47। अच्छा, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? इसमें क्या गलती है जी? इसमें कोई गलती नहीं है, साबरमती वाला एकदम 100% सही है। 1916, 1915 में गांधी जी आए और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब इसमें क्या गलती है? अरे किताब में गलती दिया है भाई, किताब में गलती दिया है कहीं पे, ठीक है ना? ठीक है, ये चलिए, ये 100% राइट है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का, कहां गया? अरे बाबा, अगला क्वेश्चन देखिए, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो जो नेपा नगर है ना, ये अखबारी कागज के लिए, नेपा नगर में क्या मिलता है? अखबार वाला न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं ना, जो उसका कागज है वो कहां पे बनता है? नेपा नगर। नेपा नगर कहां पे है? तो मध्य प्रदेश। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? यानी हिंदुस्तान रिव्यू जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन का पत्रिका का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है भारत में? तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है? तो मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में एगो स्थान है मोनसिंग राम। कौन सा स्थान है? तो मोनसिंग राम एक स्थान है, वहां पे बारिश सबसे ज्यादा होता है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? किस बांग्लादेशी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, आपको नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और इनको क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक का नाम सुने ना, इन्हीं का देन हुआ है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ? 1919 में हुआ। इसे आपको याद रखना है।
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना। और भारत में 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो 1989 में। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? 1989 में। यह भी डेट आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। सबसे तेज भूकंप आया था, जिसमें अगर इस समय जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता ना 1934 में, अगर इस समय जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता तो मतलब आधा बिल्डिंग टूट जाता भारत का, इतना तेज आया था। तो भारत में अत्यधिक विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। विदेशी ब्रांड मतलब जो होता है ना, एक होता है विदेशी कंपनी, उसे विदेशी ब्रांड बोला जाता है। जैसे ये हो गया हम लोगों का लैपटॉप लेनेवो, ये चाइनीज कंपनी है तो ये विदेशी ब्रांड है। तो इसमें कौन विदेशी नहीं है? तो नहीं कौन है? तो टाटा। टाटा जो टाटा का गाड़ी होता है, टाटा का रड होता है, बहुत सारा चीज टाटा का है। तो जो टाटा है ना, ये अपने देश की कंपनी है, ये विदेशी नहीं है। हुंडई विदेशी कंपनी है, फोर्ड विदेशी कंपनी है, टोयोटा विदेशी कंपनी है। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग। जो सीमेंट उद्योग है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? यानी जो कार्ल मार्क्स थे ना, ऊपर में र है ना, तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था? जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स ने 2 पुस्तक लिखे, समाजवादियों का बाइबिल, और आपको समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल लिखे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है? जनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसे आपको याद रखना है, यह भी बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? पता है ना, पहले बिहार और झारखंड एक में था, और जितना भी कंपनी लगाना तो समझता लो कि बिहार झारखंड तो एक है, सारा कंपनी झारखंड में लग गया, अब बिहार में कुछ बचबे नहीं किया, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड क्या हुआ? अलग हो गया। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब पारित किए या कब लागू किए? तो 2005 में लागू किए। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल या मंदार की पहाड़ी कहां पे है? बिहार में। तो बिहार के आपको याद रखना है बांका में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे कौन झील है? तो आपको याद रखना है कौन झील है जी बेगूसराय में? बेगूसराय के झील का नाम क्या है? कांवर झील। ये क्वेश्चन आता है कांवर झील कहां पे है? तो कांवर झील कहां पे है? बेगूसराय में। अगला जो क्वेश्चन आता है, ककोलत जलप्रपात कहां पे? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ककोलत जलप्रपात कहां पे है? तो नवादा में है, इसे आपको याद रखना है। और कुशेश्वर स्थान कहां पे? जल्दी से आप लोग ये इसका आंसर दीजिए, कुशेश्वर स्थान कहां पे है? जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर देंगे, कुशेश्वर स्थान कहां पे? कुशेश्वर। अरे भाई गूगल पे लिख, गूगल पे हम ही लोग जैसे आदमी लिखते हैं भाई। गूगल का मतलब क्या? गूगल एकदम सही थोड़ी होता है। अरे गूगल क्या होता है? गूगल पे हम ही लोग क्वेश्चन डालते हैं, तो हम ही लोगों का डाला हुआ ना क्वेश्चन आप देखिएगा। 1916 उसका राइट आंसर है भाई, उसको ज्यादा आप ये मत करिए। 1915 1900 ये आएगा क्वेश्चन, 1916 पे टिक लगाइएगा, आगे बढ़िए, ज्यादा मत सोचिए। अरे गूगल पे क्वेश्चन कौन डालता है? गूगल वाला थोड़ी डालता है, हम ही लोग तो डालते हैं ना। जैसे लिखते हैं हम लोग वर्ड प्रेस पे तो जाता है, टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट में लेते हैं, अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन डालते हैं, तो हम ही लोगों का तो क्वेश्चन लोगों को दिखाता है। ये आपको पता होना चाहिए। दरभंगा बहुत ही बढ़िया।
जब भी क्वेश्चन आएगा कि मंदार हिल कहां पे है तो बांका में, और कुशेश्वर स्थान कहां पे है, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, और इसका स्थापना कब हुआ था, 1980। अगला क्वेश्चन देखिए 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ 2014 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, क्वेश्चन आता है कागज का आविष्कार यानी सबसे पहले कागज कहां पे बना, तो सबसे पहले कागज कहां पे बना, चीन में बना। फिर क्वेश्चन आएगा कागज के नोट सबसे पहले कहां बने, तो कागज के नोट भी सबसे पहले कहां बने, तो कागज के नोट भी सबसे पहले चीन में बने। फिर क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये क्वेश्चन आता है मुद्रण का शुरुआत यानी छापने का आविष्कार कहां पे हुआ, सबसे पहले छपाई का आविष्कार, तो छपाई का आविष्कार भी कहां पे हुआ, चीन में ही हुआ, इसे आपको याद रखना है। लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस राज्य में अवस्थित है, तो जो लिच्छवी गणतंत्र है ना ये बिहार में है, इसे आपको याद रखना है, बिहार में लिच्छवी गणतंत्र है। और इसी लिच्छवी के नाम पे ना एक ट्रेन चलती है लिच्छवी एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बंदरगाह हम लोगों को पता चलता जानते हैं कि हम लोग पढ़ते थे कभी 7वां 8वां में, तो उसमें भी बंदरगाह आता था। तो एक बार एक लड़का बोला कि बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे बंदरों की गहाई की जाती है, गहाई यानी जहां बंदरों को पीटा जाता है ना उसे बंदरगाह बोलते थे हम लोग, वो बंदरगाह पता नहीं था, ठीक है ना। तो बंदरगाह का मतलब होता है कि मतलब जहां पे पानी वाला जहाज आके रुकता है ना, पानी वाला जहाज का वो स्टेशन होता है, ठीक है ना, वो होता है बंदरगाह, ठीक है ना। अब ये मत समझ लेना कि जहां बंदरों की पिटाई होती है, ऐसा नहीं है। बंदरगाह वो होता है जहां पे पानी वाला जहाज आके लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये है मुंबई का बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये सब आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुआ, मुद्रण यानी प्रिंटिंग का शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुआ, और रुपया पैसा का भी आविष्कार दोनों सब चीन में ही हुआ था, इसे आपको याद रखना है। चीन के जो लोग होते हैं ना बहुत तेज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो बिहार में जो पहली रेल लाइन लगी थी ना वो कौन सी रेल लाइन थी, तो आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है, तो भारत में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। भारत में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है, तो गंगा डॉल्फिन जो होती है ना वो भारत में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ, तो भारत के किस स्थान पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु यानी जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम के नाभिक में विस्फोट करिए तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, यानी इससे बिजली बनता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र का मतलब बिजली घर होता है, इसे आपको याद रखना है, जिसमें परमाणुओं का उपयोग किया जाता है और बिजली बनाया जाता है। ये कौन सा है, तो भारत का पहला, आपको भारत के किस स्थान पे सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बना था, तारापुर में, इसे आपको याद रखना है। तारापुर कौन है, तो तारापुर कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से हुआ, मतलब सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ, तो सूचना के अधिकार आंदोलन कब बना था, 2005 में, और इसका आंदोलन कहां से हुआ, गुजरात, यहां पे राजस्थान, कहां से हुआ था, राजस्थान से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, भारत में महिलाओं को आरक्षण कहां कितना दिया गया है, तो भारत में महिलाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है, कितना प्रतिशत दिया गया है, तो 50%, ये भी परीक्षा में आता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछता है वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं, तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें से अब आपको बताना है मानव जनित आपदा कौन सा नहीं है, तो सांप्रदायिक दंगा मानव करता है, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। रेल दुर्घटना मानव के द्वारा होता है, मानव जनित आपदा। आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। बोल रहे इसमें कौन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है बाबू, कंबोडिया में है, और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ, 1925 में हुआ, और किसने किया, केबी हेडगोवर ने। अगला जो क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था आपको याद रखना है नवंबर 1917 में,
नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो उपजाऊ भूमि है ना, वो क्या होता है? बह के, पानी के साथ बह के दूसरे जगह पे चला जाता है। तो पंजाब में बहुत ही ज्यादा सिंचाई होता है, तो अधिक सिंचाई के कारण वहां पे क्या होता है? भूमि निम्नकरण हो जाता है उसका, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? किस राज्य में बहुत ही पक्की सड़कें हैं? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा होता है? तो खरीफ फसल कौन सा है? चावल है। रबी फसल कौन सा है? गेहूं है। इसे आपको याद रखना है, तो यहां पे चावल अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य में क्या होता है? दोहरी सरकार होता है, एकहरी सरकार नहीं होता है, दोहरी सरकार। एगो राज्य सरकार होता है, एगो केंद्र सरकार होता है। तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, वहां पे दो आदमी चलाते हैं, राज्य को राज्य सरकार चलाता है और पूरा देश को भारत सरकार चलाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहां पे कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो मात्र 10% ही लोकसभा में महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तीन और एक क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन है ये 1904 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, सहकारिता आंदोलन। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत में आर्थिक जो व्यवस्था है ना, ये मिश्रित है। यहां पे आपको प्राइवेट चीजें भी मिलेंगी और यहां पे आपको सरकारी चीजें भी मिलेंगी। समाजवादी कहां पे है? तो चीन और क्यूबा में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहां पे है? तो आपको याद रखना है कहां पे पूंजीवादी? अमेरिका में और जापान में। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो अगर मानव का शरीर जल जाए तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपचार तो ठंडा पानी में डालना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि जलन कम हो जाए, या बर्फ लेके वहां पे रख देना चाहिए ताकि जलन कम हो, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए उसके बाद। तो जब भी क्वेश्चन आएगा मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में क्या उपचार करना चाहिए, तो ठंडा जल डालना चाहिए। यहां तक हो गया 103। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि 103 में से आपका कितना सही हुआ। और 8:30 बजे अभी सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, 8:30 बजे होगा तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 103 में से आपका कितना सही हुआ। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आपको गूगल पे ओपन करना है। एक बच्चा बोल रहा था ना साबरमती आश्रम, देखिए सर्च करके देखते हैं, साबरमती आश्रम, आश्रम की स्थापना कब हुआ? आप लोग याद रखिएगा 1916, क्योंकि इसमें देता है ना, जो यहां पे देखिए 1915 दे रहा है। देखिए अहमदाबाद के स्थापित किया गया 17वें साबरमती आश्रम के किनारे खुली गई भूभाग पर। ये देखिए ये लिखा गया है ना, गांधी आश्रम एट साबरमती। ये देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की है? तो ये क्वेश्चन आता है ना 1916, इसका राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर जो होता है ना 1916 में ही यहां पे होता है। देखिए महात्मा का कहीं पे आपको 1916 भी इसी पे देखिए ना, दो को दे दिया 1916 1915। तो आपको याद रखना है आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। एनसीईआरटी में 1916 दिया है, आपको 1916 ही लेना है। ठीक है, तो आप लोग 1916 याद रखिएगा। गूगल क्रोम में आपको लिखना है आस्क क्लास, आस्क क्लास आप लोग ऐसे लिखिएगा, लिख के एएस के क्लास शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही शेयर करिएगा ना, यहां पे आ जाएगा आस्क क्लास, ऐसे खुल के आ गया। यहां पे लोगो होगा आस्क क्लास का, ये आपको इस पे क्लिक करना है। पीडीएफ डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है, और जितना भी आपको कल संस्कृत का पढ़ाए थे उसका भी मिलेगा, आज आपको एपी पढ़ाए थे उसका भी मिलेगा, और इसका भी मिलेगा, सबका मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड बटन है, बस इस पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग टेस्ट देते चलिए। ठीक है, यहाँ पे सब टेस्ट लगा हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। आज का जो टेस्ट था ना वो साइंस का ये था। जितने भी बच्चे साइंस का टेस्ट नहीं दिए आप लोग दे दीजिए, इस पे क्लिक करिएगा। आपको नीचे आना है, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। ये देखिए
यहाँ पे 3926 लगभग 4000 बच्चों ने टेस्ट दिया। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। डेली टेस्ट होता है, डेली आप लोग क्या करिए, टेस्ट आप लोग यहाँ पे दीजिए, नाम लिख के नेक्स्ट कर दीजिए। सिलिकॉन क्या है, 50 गो क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु, जो सही है वो आपको सही देगा। हीलियम कैसा है, अक्रिय है, लेकिन अगर हम सक्रिय पे टिक करेंगे गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग टेस्ट दीजिए और डेली डेली आपको क्या होगा, रिवीजन होगा क्वेश्चन का, और चैप्टर बाय भी चैप्टर आप लोग टेस्ट लगाने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगला क्लास जो होगा ना अभी 8:30 बजे होगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव होगा। तो जल्दी से जुड़िए आप लोग, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।